कॉफी कभी धार्मिक अनुष्ठानों में सहायता के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक अल्पज्ञात विनम्रता थी, लेकिन एक बार जब इसने अपना वैश्विक विस्तार शुरू कर दिया तो यह एक अजेय शक्ति बन गई। यह एक समृद्ध गहरा तरल है जो दुनिया भर में बहता है और हमारी अर्थव्यवस्था के पहियों को चिकना करता है। यह सबसे अधिक कारोबार वाली वस्तुओं में से एक है और ऐसी आशंकाएं हैं कि एक अपरिवर्तनीय मांग के साथ हम एक दिन सूख सकते हैं। नहीं, मैं तेल की नहीं बल्कि कॉफी की बात कर रही हूँ। हर दिन 2 अरब से अधिक कप का सेवन लोग करते हैं और कई लोगों के लिए इसके बिना कामकाजी जीवन असंभव लगता है। चीन और भारत जैसे पारंपरिक रूप से चाय पीने वाले देश कॉफी के आकर्षण से आकर्षित होते हैं। यह जल्द ही दुनिया का पसंदीदा पेय बन सकता है। इस अतृप्त प्यास को कौन चला रहा है और पेय दुनिया को जीतने के लिए कैसे आया है? क्या यह अपघर्षक लेकिन सुगंधित स्वाद, इसके मनोसक्रिय प्रभाव या इसकी सामाजिक मुद्रा है? और इसके किसान मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं? कॉफी की कहानी इथियोपिया के हरे भरे हाईलैंड्स में शुरू होती है, जो नाजुक कॉफी अरेबिका पौधे की प्राकृतिक मातृभूमि है। हालांकि उन्हें कॉफी बीन्स कहा जाता है। पौधे एक फलियां नहीं है और कॉफी के पेड़ के फल चेरी की तरह दिखते हैं जब उन्हें पहली बार चुना जाता है। भुनने की प्रक्रिया से पहले अंदर के बीजों को निकाला और सुखाया जाता है। उन्हें कठोर अखरोट के पिंड में बदल दिया जाता है, जिसे हम अपने ग्राइंडर में खिलाते हैं। माना जाता है कि इस क्षेत्र के ओरोमो लोगों ने इन बीन्स के उत्तेजक प्रभावों पर ध्यान दिया है और कॉफी अभी भी उनके पारंपरिक व्यंजनों का एक महत्वपूर्ण तत्व है। वास्तव में यह इथियोपिया से आगे कैसे और कब फैला, यह अभी भी कई किंवदंतियों का विषय है। लेकिन उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि यमन के सूफी मध्य युग में अफ्रीका के बाहर पहले सच्चे रूप से समर्पित शराब पीने वाले थे, जहां यह उनके रहस्यवादी अनुष्ठानों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। फूड राइटर और सांस्कृतिक मानव विज्ञानी क्लाउडिया रोडेन लिखती हैं, कभी भी कोई धार्मिक समारोह बिना कॉफी पिए नहीं किया गया था। इसकी कैफीन ने उन्हें देर रात तक अपने अभ्यास को जारी रखने में मदद की, जबकि सेम के भूनने को स्पष्ट रूप से मानव आत्मा के उत्थान के लिए एक सादृश्य के रूप में लिया गया था। कॉफी हाउस जल्द ही पूरे मध्य पूर्व और ओटोमन साम्राज्य में फैल गए, जहां उन्होंने पश्चिमी व्यापारियों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में शुरुआती पेय को अपने घरेलू देशों में वापस ले लिया। प्रारंभिक शराब पीने वाले इसके औषधीय गुणों में दृढ़ विश्वास रखते थे। रोडेन ने 1657 में एक अखबार के विज्ञापन का हवाला देते हुए कहा कि पेय में कई उत्कृष्ट गुण हैं। पेट के छिद्र को बंद कर देता है, हृदय को मजबूत करता है, पाचन में मदद करता है, आत्माओं को तेज करता है। ये अवलोकन हाल के अध्ययनों से सामने आए हैं, जो बताते हैं कि कॉफी कुछ सामान्य बीमारियों से सुरक्षा प्रदान कर सकती है। स्वीडन में करोलिंस्का संस्थान में सुजाना लार्सन द्वारा हाल ही में की गई समीक्षा में पाया गया कि प्रतिदिन प्रत्येक कप कॉफी टाइप 2 मधुमेह के जोखिम में 6% की कमी के साथ जुड़ा हुआ है। इस बीच नीदरलैंड में वैगनिंगन विश्वविद्यालय में लॉरा वैन डोंगेन ने पाया है कि नियमित कॉफी पीने वालों में हृदय रोग से मरने की संभावना कम से कम 20% कम थी। यह कथित रूप से जीवन वर्धक पेय प्रदान करने के अलावा शुरुआती यूरोपीय कॉफी हाउस भी व्यवसायियों के लिए लोकप्रिय बैठक स्थल बन गए और कुछ ने वित्तीय संस्थानों को भी जन्म दिया, जिन्हें हम आज भी देखते हैं। उदाहरण के लिए लंदन की बीमा कंपनी लॉयड्स 18वीं शताब्दी में लॉयड्स कॉफी शॉप से निकली, जहां नाविक और व्यापारी अपने मामलों पर चर्चा करने के लिए मिलते थे। यूरोपीय बसने वाले भी एशिया और दक्षिण अमेरिका में अपने उपनिवेशों में संयंत्र पेश करने आएंगे। पुर्तगाल ब्राजील में कॉफी, फ्रांस से वियतनाम और स्पेन को कोलंबिया लाया। कॉफी की बिक्री का दास व्यापार से गहरा संबंध था, जिसे कोलंबिया में 1850 और ब्राजील में 1880 के दशक तक समाप्त नहीं किया गया था। कॉफी अभी भी इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है और ब्राजील, वियतनाम और कोलंबिया आज कच्चे कॉफी बीन के 3 सबसे बड़े उत्पादक हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस सबसे बड़े आयातक हैं। आज की कृषि प्रौद्योगिकियों के साथ भी कॉफी उगाना बेहद मुश्किल फसल है। पौधे जो अरेबिका कॉफी बीन्स का उत्पादन करते हैं, अधिकांश पीने वालों द्वारा पसंद किया जाने वाला सबसे सुगंधित प्रकार जलवायु के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। वे 15 से 24 सेल्सियस के एक संकीर्ण तापमान बैंड में पनपते हैं और उन्हें बहुत अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और जिस तरह वाइन की गुणवत्ता अंगूर के टेरोइर पर निर्भर करती है, उसी तरह प्रत्येक कॉफी मिश्रण का स्वाद उन परिस्थितियों से आकार लेगा जिनमें सेम उगाए जाते हैं।
ब्राजील में मिनस गेरेस का राज्य लगभग सही स्थिति प्रदान करता है। राज्य के एक फार्म में, जिसे ततेरा कहा जाता है, मुख्य कृषि विज्ञानी जोआओ रीस बताते हैं कि कैसे पहले पोषक तत्वों से भरपूर खाद और खाद से भरे बैग में बीज बोए जाते हैं। खेत का स्थान समुद्र तल से 1000 मीटर बीजों को अंकुरित करने के लिए एकदम सही गीला और ठंडा वातावरण प्रदान करता है। फिर भी युवा पत्ते इतने नाजुक ऊतक से बने होते हैं कि बहुत अधिक सीधी धूप से बचने के लिए उन्हें छाया में रखना पड़ता है। 6 महीने के बाद छोटे पेड़ लगाए जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी पर्याप्त पानी प्राप्त करने के लिए सावधानी पूर्वक देखभाल की आवश्यकता होती है। एक बार जब वे परिपक्वता तक पहुंच जाते हैं, तो पौधे सफेद फूलों के साथ खिलना शुरू कर देंगे, जो अंततः उन चेरी को प्रकट करने के लिए गिर जाएंगे जिनमें सेम होते हैं। कुल मिलाकर पहली फसल की कटाई होने में लगभग 2.5 साल लगते हैं, यानी किसान को अपने निवेश पर रिटर्न देखने से पहले एक लंबा अंतराल होता है। पौधे द्विवार्षिक हैं, जिसका अर्थ है कि वे उस बिंदु के बाद हर 2 साल में पूरी उपज देंगे। कटाई तभी शुरू होती है जब एक गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक ने फलियों को यह सुनिश्चित करने के लिए चखा हो कि वे इष्टतम गुणवत्ता के हैं। एक बार जब उन्हें पेड़ों से निकाल लिया जाता है, तो उन्हें छांटा जाता है, धोया जाता है और वर्गीकृत किया जाता है, और फिर सूखने के लिए एक विशाल आंगन पर रख दिया जाता है। फिर उन्हें वैक्यूम पैक किया जाता है और ट्रकों पर लोड किया जाता है, जो पारगमन के लिए तैयार होते हैं। दुनिया भर में कॉफी की खेती और उत्पादन 120 मिलियन से अधिक श्रमिकों और उनके परिवारों का समर्थन करता है, जिनमें से कई अपने पेशे के बारे में बेहद भावुक महसूस करते हैं। खेती कहानी का केवल एक हिस्सा है। इससे पहले कि वे नशे में हो, कच्ची फलियों को पकाया जाना चाहिए। इटली जैसे देशों में, जहां 16वीं शताब्दी में कॉफी संस्कृति का लंबा इतिहास रहा है, बीन्स को मिलाना और भूनना लगभग एक अलौकिक शिल्प माना जाता है। बोलोगना के एक कारीगर लियोनार्डो लेली कहते हैं, मैं एक कीमियागर की तरह हूँ क्योंकि मेरी प्रक्रिया जादू है। लेली का कहना है कि भूनने के दौरान वह सेकेंड से सेकेंड में होने वाले छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देता है। मैं दरारें सुनता हूँ और मैं रंग देखता हूँ और मैं सुगंध को सूंघता हूँ, और जब यह सब सही लगता है तो मैं कॉफी निकालता हूँ और ठंडा करता हूँ, और वह अपने ग्राहकों तक पहुँचाने से पहले प्रत्येक बैच का स्वाद चखता है। इटली की कॉफी संस्कृति अपनी गहरी एस्प्रेसो मशीनों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो 20 से अधिक स्वाद निकालती हैं। एक विशिष्ट फिल्टर कॉफी के विपरीत एक एस्प्रेसो को उच्च दबाव पर ग्राउंड बीन्स के माध्यम से कम मात्रा में भाप वाले पानी को मजबूर करके बनाया जाता है। यह एक उच्च सांद्रता पेय में परिणत होता है, जिसमें विशिष्ट शहद के रंग का क्रीमा होता है, जो कप के शीर्ष पर तैरता है। एस्प्रेसो कॉफी अब दुनिया भर के हजारों शहरों में पाई जा सकती है। यह आंशिक रूप से सिएटल में एक अल्पज्ञात कॉफी शॉप के प्रबंधक हॉवर्ड शुल्ट्ज को धन्यवाद है, जिन्हें मिलान की एक व्यावसायिक यात्रा के दौरान इतालवी एस्प्रेसो से प्यार हो गया था। बाद में उन्होंने मालिकों को खरीद लिया और एक आक्रामक विस्तार अभियान शुरू किया, जिससे उनकी कंपनी स्टारबक्स दुनिया में सबसे अधिक पहचाने जाने वाले ब्रांडों में से एक बन गई। यह सिर्फ उस स्वाद का नहीं था जिसने उसका ध्यान खींचा था, हालांकि यह वह समुदाय भी था जिसे उसने खुद कॉफी बार के भीतर देखा था। यह एक तीसरे स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, घर और काम के बीच, जहां लोग इकट्ठा होने और गपशप करते समय एक शानदार नाश्ते का आनंद ले सकते हैं। एक पब के विपरीत कहते हैं, कॉफी बार दिन के किसी भी समय किसी भी आयु वर्ग के लिए एक उपयुक्त बैठक स्थान था। इटालियंस ने एस्प्रेसो का अनुभव करने के लिए थिएटर, रोमांस, कला और जादू का निर्माण किया था। शुल्ट्ज ने बाद में कहा, मैं एकांत वृत्ति से अभिभूत था कि हमें यही करना चाहिए। वह उसी तरह के आरामदेह मेहमान नवाज वातावरण को अपनी श्रृंखला में फिर से बनाना चाहता था। स्टारबक्स इतालवी अनुभव को फिर से बनाने में सफल हुआ है या नहीं, यह निश्चित रूप से बहस का विषय है, लेकिन कलात्मक कॉफी की दुकानों की लोकप्रियता आज निश्चित रूप से इस मान्यता के लिए बहुत अधिक है कि कॉफी एक साधारण कैफीन किक से अधिक हो सकती है। आज लोग पेय की उत्पत्ति, इसके अनूठे स्वादों और उस वातावरण के बारे में अधिक परवाह करते हैं जिसमें वे इसे पहले से पीते हैं, और वे इसे अपने आसपास के अन्य लोगों से जुड़ने के एक तरीके के रूप में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन के कार्यकारी निदेशक जोस सेटी कहते हैं, यह अकेले पेय के बजाय अनुभव का उत्सव है जिसने कॉफी की वैश्विक सफलता को प्रेरित किया है। कॉफी उतनी ही लोकप्रिय है क्योंकि यह एक सामाजिक मुद्रा है। वे कहते हैं, यह लोगों को एक साथ लाता है। यह रवैया निश्चित रूप से मध्य पूर्व में सूफियों के बीच कॉफी संस्कृति की शुरुआत के ठीक पहले का है, जहां यह कई सामाजिक अनुष्ठानों का केंद्र था। आज चीन और भारत जैसे देश जो परंपरागत रूप से चाय के पक्षधर हैं,
अब कॉफी के आकर्षण की सराहना करने लगे हैं। अपने विकास के संकेत के रूप में इस पर विचार करें, स्टारबक्स ने अपना पहला स्टोर बीजिंग 1999 में खोला था। आज वे चीन में हर 15 घंटे में एक नया स्टोर खोलते हैं, जबकि अधिकांश लोगों ने अतीत में घर पर तत्काल कॉफी पी थी। युवा चीनी लोग इसकी सामाजिक अपील में तेजी से खरीद रहे हैं। साथ ही विशेष कॉफी की दुकानों में कारीगर मिश्रणों के लिए अधिक परिष्कृत स्वाद विकसित कर रहे हैं। 22 विशिष्ट कॉफी की दुकानों की एक श्रृंखला सीसो कॉफी के संस्थापक सेलिवू का तर्क है कि पेय को अब ठीक शराब की तरह चीन में सराहा जा रहा है। 1992 और 2017 के बीच पूरे एशिया में कॉफी की मांग में साल दर साल 6% की वृद्धि हुई है, जो कि दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग 3 गुना तेज है। यह एक बहुत ही रोमांचक बाजार है, सेठी कहते हैं। फिर भी एशिया में मांग अभी भी अधिक स्थापित कॉफी पीने वाले क्षेत्रों की तुलना में बहुत पीछे है। 2017 में जापान एशिया में सबसे बड़ा उपभोक्ता था, जो दुनिया की 4.5% कॉफी पीता था, जबकि दक्षिण कोरिया ने 2% और चीन का आयात किया था। हांगकांग सिर्फ 0.76% से पिछड़ रहा है। इसके विपरीत यूएसए ने 20% और जर्मनी ने 11% आयात किया। लेकिन इस बढ़ती प्यास में बाधाएं हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है जलवायु परिवर्तन। याद रखें कि अरेबिका का पौधा गर्मी और वर्षा के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील है, जिसका अर्थ है कि बढ़ते वैश्विक तापमान और अधिक अनियमित मौसम इसके दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए कोलंबिया में इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर में ओरियाना ओवले रिवेरा द्वारा एक अनुकरण भविष्यवाणी करता है कि ब्राजील 2050 तक अरेबिका की खेती के लिए अपनी उपयुक्त भूमि का 25% खो देगा। दतेरा में प्रबंधकों ने पहले ही देखा है कि उच्च गुणवत्ता बनाए रखना बीन की उच्च उपज पिछले 10 वर्षों में अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। एक तथ्य यह है कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन को कम कर दिया है। लंदन के केप गार्डन के एक शोधकर्ता आरोन डेविस इस बात से सहमत है कि यह एक गंभीर समस्या है। चूँकि कॉफी के पौधे विकसित होने में धीमे होते हैं, इसलिए जलवायु में कोई भी असामान्य उतार चढ़ाव वर्षों बाद विकास को प्रभावित कर सकता है। वे कहते हैं, तो आपको एक बड़ा प्रभाव डालने के लिए केवल कुछ या एक परेशानी की आवश्यकता है। डेविस बताते हैं कि कुछ देशों में जैसे इथियोपिया उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र जो पहले फसल उगाने के लिए बहुत ठंडे थे, तापमान में बदलाव के रूप में कॉफी खेतों के लिए अधिक उपयुक्त हो सकते हैं, लेकिन इससे भारी व्यवधान पैदा होगा। यह एक ऐसी स्थिति होगी कि पीढ़ियों से कॉफी उगाने वाले किसान कॉफी नहीं उगाएंगे और अन्य लोग लगातार पाएंगे कि वे कर सकते हैं। वे कहते हैं, यह पहले से ही कुछ क्षेत्रों में हो रहा है। वे कहते हैं, लोग उन ऊंचाई पर कॉफी उगा रहे हैं जहां वे नहीं बढ़ रहे थे और जहां यह उगाया गया था अब उपयुक्त नहीं है। कॉफी चल रही है, अन्य विकल्प हो सकते हैं। अरेबिका के अलावा कॉफी के पौधे की कई प्रजातियां हैं, जिनमें से कुछ सख्त हैं। सबसे प्रसिद्ध कॉफी रोबस्टा पहले से ही कुछ पेय के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें तत्काल मिश्रण शामिल है। हालांकि इसे आमतौर पर अधिकांश कॉफी प्रशंसक के लिए बहुत कड़वा माना जाता है, लेकिन अन्य किस्में अधिक उपयुक्त हो सकती हैं। चयनात्मक प्रजनन का उपयोग करके एक दिन ऐसी फसलों का उत्पादन करना संभव हो सकता है जो मौजूदा अरेबिका पौधों की तुलना में कठोर हो, लेकिन स्वाद में समान रूप से आकर्षक हो। अस्थिर जलवायु में भी सर्वोत्तम उपज प्राप्त करने की कोशिश करने के लिए दतेरा जैसे फार्म पहले से ही विभिन्न फसलों के साथ प्रयोग कर रहे हैं। वर्तमान में कॉफी की खेती और उत्पादन में शामिल लाखों लोगों के लिए और वास्तव में हम में से कोई भी जो दिन की शुरुआत करने के लिए सुबह की एस्प्रेसो का आनंद लेता है। आइए आशा करते हैं कि वे सफल होंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब करना न भूलें।